हेलो स्टूडेंट्स, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिजिक्स यानी लाइट ऑप्टिक्स का 12वीं क्लास लेने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुने और सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे। देखिए, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है और उस माध्यम, कोई माध्यम है, उसका अपवर्तनांक म्यू है और उसकी मोटाई छोटा टी है। तो कह रहा है कि प्रकाश को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन इसे दे रहे हैं कि उतना समय में प्रकाश अगर निर्वात में चलेगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा। यह जो है से बहुत से कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, इसको जो है से हम बना रहे हैं, जो पिछला कंसेप्ट दिए थे उसके आधार पर देखिए इसको बना रहे हैं। मान लिया कि इसमें अगर हम वेग निकालें, तो सबसे पहले जो है से मैथ के डेफिनेशन से आइए। वेग या चाल, कुछ भी कहिए, वेग मान चाल कहिए। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय होता है, तो यह जो है से आपका मैथ का डेफिनेशन हो गया। तो दूरी का मतलब मोटाई आ गया, यानी टी। यह हो गया आपका दूरी हो गया। अब बाई समय, तो समय का मतलब देखिए इस समय हम लिख दिए। तो यह था आपका मैथ का डेफिनेशन आ गया। फिजिक्स का डेफिनेशन आइए। तो फिजिक्स के डेफिनेशन में जो है से वेग बराबर क्या आ जाएगा? तो वेग बराबर आ जाएगा, तो हम बताए हैं आपको कि Vm बराबर ऐसे बताए थे कि Vm बराबर c बटा म्यू एम, ऐसे बताए थे। तो c बटा म्यू एम है, तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिए c बाई म्यू एम। तो उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या हम दिए हैं? म्यू। तो c बाई म्यू। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा, तो c मल्टीप्लाई समय बराबर t मल्टीप्लाई म्यू। तो हमको क्या निकालना है? समय निकालना है। तो ये t जो है से मोटाई दिए हुए है, इसको समय नहीं समझिएगा। तो समय बराबर आपका क्या यहाँ से निकल जाएगा? देखिए, समय बराबर निकल जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा? म्यू टी या बाई क्या हो जाएगा? c, म्यू टी बाई सी। तो देखिए यह जो है से क्वेश्चन बन गया। अब कह रहा है कि उतना समय में प्रकाश निर्वात में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो निर्वात में दूरी अगर मान लिया कि हम निकाल रहे हैं, निर्वात में दूरी, तो निर्वात में अगर हम दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी बराबर क्या होगा? तो निर्वात में वेग, तो निर्वात में वेग, निर्वात वेग हो गया, निर्वात में वेग गुने क्या आ जाएगा? गुने आ जाएगा आपका समय हो जाएगा। तो निर्वात में वेग अभी अभी हम निकाल चुके हैं, म्यू टी बाई सी। तो इसको लिख देते हैं कि म्यू टी बाई सी इंटू म्यू टी बाई सी लिख दिए इंटू समय। निर्वात में वेग, तो निर्वात में वेग के क्या लिख देंगे? सी न लिखेंगे। निर्वात में वेग का मतलब कि सी, प्रकाश का निर्वात में वेग तो सी होता है, इंटू समय। तो समय का मतलब क्या? म्यू टी बाई सी, म्यू टी बाई सी। तो देखिए सी या सी क्या हो गया? कट गया। तो क्या आ गया आपका? म्यू टी आ गया। तो देखिए दोनों क्वेश्चन बन गया। अब प्लेन मिरर के बारे में आते हैं। देखिए प्लेन मिरर जरा समझिए। प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। तो प्लेन मिरर तो आप तो समझ रहे होंगे। देखिए यह जो है से प्लेन मिरर आपका है, यह प्लेन मिरर है, माने उसका सतह जो है वह क्या होता है? प्लेन होता है। तो प्लेन होता है तो प्लेन मिरर। तो इसका कुछ जो है से पॉइंट आप समझिए। यह जो है से वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, यानी यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी का मतलब आप समझिएगा कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब जो है, फिर प्रतिबिंब क्या होगा? तो प्रतिबिंब जो है से समान ऊंचाई का, यानी वस्तु के समान ऊंचाई का होगा और समान दूरी पर बनेगा। दर्पण से वस्तु जितनी दूर पर है उतनी ही दूरी पर जो है से यह बनेगा। इसके बाद आइए, अब इसके बाद देखिए, तो ये पॉइंट को जो है से ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है आपका आवर्धन। आइए, तो आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन कहते हैं किसको? तो आवर्धन आपको कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई। तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई, तो इसमें भी आपको अब समझने की ज़रूरत है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। अब नहीं, वस्तु की ऊंचाई को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है को पॉजिटिव तब लेंगे जब सीधा रहेगा। और प्रतिबिंब जो है से अगर उल्टा बन रहा है तब उसकी ऊंचाई को हम नेगेटिव लेंगे। लेकिन वस्तु की ऊंचाई को ऑलवेज, हमेशा हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे।
तो आवर्धन अगर निकालना है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अभी हम आपको बताए हैं कि प्रतिबिंब जो है से समान वस्तु के समान और समाने दूरी पर बनता है, तो इसका मतलब कि ऊंचाई दोनों का सेम आ गया। और इसके बाद देखिए आभासी प्रतिबिंब यानी सीधा बनता है, यानी दोनों पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई को h माने तो वस्तु की ऊंचाई भी h है, और सीधा है तो h कट गया 1। तो ध्यान रखिएगा कि आवर्धन जो है से क्या होता है, आवर्धन जो है से 1 होता है। समतल दर्पण में जो है से आवर्धन क्या होता है, 1 होता है। क्यों हो गया, तो देखिए हम बता दिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, तो h/h आ गया। इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को जो है से हम +h क्यों लिए हैं, तो इसलिए लिए हैं चूँकि प्रतिबिंब समतल दर्पण में सीधा बनता है, तो h/h तो 1 आ गया। फिर देखिए कि यह पॉइंट जो है से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वस्तु वेग v है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से आता हुआ नजर आता है, 2v वेग से प्रतीत होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह देगा कि अगर वस्तु दर्पण के सामने अगर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब तो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रतीत होगा। फिर देखिए ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो प्रतिबिंब उसका जो है से 2 थीटा कोण से घूम जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दर्पण को मान लिया कि रोटेट कराया जाए और उस पर जो है से लाइट दिया जाए, तो दर्पण अगर थीटा कोण से घूम गया, 10 डिग्री से घूम गया, तो वह जो है से उसका प्रतिबिंब क्या, तो परावर्तित किरण, प्रतिबिंब नहीं लिखे, उसका परावर्तित किरण जो है परावर्तित तो परावर्तित किरण जो है से 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण जो है से क्या 2 थीटा कोण से घूम जाता है। तो यह जो है से इस सारे पॉइंट को जो है से ध्यान रखिए। अब देखिए अब यहाँ पर जो है से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर के हम चल रहे हैं कि प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए 2 दर्पण है जो थीटा कोण से इंक्लाइंड है, थीटा कोण से झुका हुआ है, तो प्रतिबिंब की संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो प्रतिबिंब की संख्या अगर निकालना है तो 360 में थीटा से भाग देंगे, 360/थीटा। अगर विषम संख्या आ गया तब तो ठीक है। अगर मान लिया समूह संख्या तो आ सकता है, अगर सम संख्या आ गया तब क्या करेंगे कि उससे जो है से 1 घटा देंगे, n-1 हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी तो आ सकता है कि पूरी नहीं कटेगा और दशमलव में कुछ आएगा, फ्रैक्शन में x पॉइंट y z इस तरह से आ जाएगा। तो पॉइंटवा वाला जो है से हटा देंगे और इधर जो है सो जो बचेगा उसको सिर्फ लिख देंगे, तो x लिख दिए। यह सम या विषम कुछ भी हो सकता है। तो देखिए 3 स्थिति आ गया। अगर 360/थीटा अगर विषम आ गया तब तो ठीक है, वही आंसर आएगा। 360/थीटा अगर सम संख्या आ गया है तो 1 घटा दीजिएगा। जैसे मान लिया 6 आ गया तो 1 घटा के 5 लिखिएगा। अगर 360/थीटा लिखा कट ही नहीं रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, भिन्नांक आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, तो दशमलव के इधर वाला जो पूर्णांक है उसको सिर्फ लिखिए, दशमलव के बाद वाला हटा दीजिए, यानी आपका जो है से क्या आ जाएगा, वह जो है से x हो जाएगा। तो इस तरह से प्रतिबिंब की संख्या जो है से हम लोग निकालेंगे, प्रतिबिंब की संख्या इसी तरह से। तो इसको ध्यान रखिएगा। हाँ तो देखिए 2 दर्पण के बीच का कोण थीटा है और थीटा का मान जो है से हम अलग अलग दे रहे हैं, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालना है। तो देखिए मान लिया कि एक ही दर्पण है, समतल दर्पण ले लिए, एक ही दर्पण है, तो देखिए दोनों के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो प्रतिबिंब की संख्या जो है से निकालना है, यानी इसके बीच अगर वस्तु लाया जाए तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इसमें बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब इसमें बनेगा, उस बन गया जो प्रतिबिंब उसका भी इसमें बनेगा, उसका भी इसमें बनेगा। तो इस तरह से कितना प्रतिबिंब बनेगा इसकी संख्या बताना है। तो हम आपको बताए थे कि 360 में जो है से क्या कीजिए कि थीटा से भाग दीजिए, तो 90 से भाग दीजिए। तो देखिए आपको ये कट गया, 9 चौका 36, 4 आ गया, तो 4 आ गया, तो ये तो आपका सम संख्या आ गया। तो दिस इम्प्लाइज 4 घटाव 1 बराबर क्या, 3 प्रतिबिंब बनेगा। हम बताए थे कि थीटा 360/थीटा कीजिएगा और सम संख्या अगर आ जाए तो उसमें 1 घटा दीजिएगा और विषम आंसर लाना है। अब देखिए मान लिया कि 360 में जो है से 180 से डिवाइड किए, ये कि दूसरा प्रश्न बना रहे हैं, तो ये क्या आ गया, तो यह 2 आ गया। तो 2 तो आपका सम संख्या आ गया, तो 2 अगर सम संख्या आ गया तो यह आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 2 घटाव 1 बराबर 1 प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को बना रहे हैं,
आपको ये क्वेश्चन को बना रहे हैं तो 360/60 आ गया, तो ये क्या आ गया 6 आ गया। तो इसका जो है से आंसर क्या आ जाएगा, तो 6 - 1 = 5, ये आंसर आपका आएगा क्योंकि सम संख्या आ गया। अब 360 में जो है से अगर मान लिया एक और क्वेश्चन दे दें कि 360 मान लिया 72 डिग्री पर झुका है, तो 72 डिग्री पर झुका है तो 360 में 72 से भाग दीजिए तो ये विषम आ गया, तो यह जो है से यही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसमें कर देते हैं कि 4 नंबर को जो है से क्या करते हैं कि 60 डिग्री था और इसको कर देते हैं 72 डिग्री कर देते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आ गया, तो अगर विषम आ गया तो ऐसे आ गया, और वही जो है से मान लिया कि 60 से हम दिए तो ये 6 आ गया था, 6 × 6 = 36, तो इसका आंसर जो है से 5 हो जाएगा। यानी हर हालत में जो है से क्या है कि विषम संख्या होना चाहिए। अब देखिए एक प्रश्न क्या लिए हैं कि प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है, तो आपको जो है से आपतन कोण और अपवर्तन कोण बताना है। तो देखिए आपतन कोण अपवर्तन कोण बताना है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बताना है। तो देखिए यह अभिलंब है आपका, नॉर्मल है, और यह जो है से आपका प्लेन मिरर है। तो जब भी आपतित किरण जो है से आपतित किरण तो आपका यही है, क्योंकि प्रकाश किरण जो है से समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो यह जो है से आपतित किरण है और अभिलंब का भी तो काम यही कर रहा है। तो आपतित किरण और अभिलंब यानी नॉर्मल जो है से दोनों क्या कर रहा है, दोनों सट गया। तो इसका मतलब है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हो गया, दोनों आपको आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि आपतन कोण जो है से क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, तो अभिलंब के बीच का कोण है और आपतित किरण के बीच का कोण है। आपतित किरण तो यही हो गया, अभिलंब का भी तो काम यही कर दिया, अभिलंब का मतलब लंब। तो यह जो है से बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो आप बताइए कि आपतन कोण का मान क्या होगा, तो 0 डिग्री होगा। परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कैसे इसको समझाइएगा, ऐसे समझाइएगा कि प्रकाश की किरण को जब हम दर्पण पर दे रहे हैं तो दर्पण पर तो क्या है, यह जो है से लंबवत आपतित हो रही है। तो जब लंबवत आपतित हो रही है तो अभिलंब का भी काम वही कर दिया, यानी अभिलंब और वह दोनों क्या है कि कोइंसाइड कर गया। तो कोइंसाइड कर गया तो कोइंसाइड कर गया, तो इसका मतलब अभिलंब के साथ कोण कितना का बन गया, 0 डिग्री का। यह भी जो है से परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है, तो वह भी जो है से 0 डिग्री का बन गया। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम है यानी डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर प्रकाश की किरण जा रही है तो वह क्या है कि अभिलंब से दूर भागती है। तो देखिए इसको टिक कीजिएगा। और प्रकाश की किरण जो है से विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जा रही है तो क्या है कि वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल माध्यम का मतलब हो गया रेयर मीडियम, तो रेयर से अगर डेंसर में जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। अब आएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो समतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या बताना है। तो मान लिया कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जो है से बाद में हम बताएंगे, लेकिन इतना तो आप समझ रहे होंगे कि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण क्या है कि गोलीय दर्पण का एक पार्ट होता है। उत्तल दर्पण भी है तो वह भी गोलीय दर्पण का पार्ट होता है और उसका एक कटिंग पार्ट रहता है। तो मान लिया कि इस तरह से अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है तो देखिए यह जो है से किस गोला का अंश होगा, यह अगर अवतल दर्पण है तो ये किस गोला का अंश होगा। तो देखिए ऐसे कीजिए, एक गोला बना दीजिए, तो इसी गोला का अंश होगा। तो इस गोला का एक त्रिज्या होगा, एक सेंटर होगा, और वह सेंटर से इसको अगर हम मिला देंगे तो यह आपका वक्रता त्रिज्या आ जाएगा। तो यह तो आ गया आपका अवतल दर्पण के लिए। तो इसी पर जो है से आपको समझना है कि अगर मान लिया कि यह इस गोला का अंश है, यह अवतल दर्पण है, इस गोला का अंश है, तो यह आपका वक्रता त्रिज्या आ गया। अगर ये ऐसे हो जाए तब तो ये ऐसे हो जाना चाहिए, ये अगर ऐसे हो जाए तो ये ऐसे हो जाना चाहिए, अगर इस तरह से आ जाए तो ये ऐसे हो जाना चाहिए, अगर ये सीधा कर जाए तब तो इधर भाग गया। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया आपका अनंत आ गया। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या आ गया, अनंत आ गया। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो अनंत होता है। इसका जो है से पावर भी कोई पूछ सकता है, तो पावर क्या कहिएगा, 1/f ध्यान रखते हैं।
याद होगा 1/f को पार कहते हैं, इसके बारे में और डिटेल्स भी देंगे। तो 1 में इन्फिनिटी से आप भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है। इन्फिनिटी हम लिख दिए हैं, यानी अनंत होती है। और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो दोनों अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या को अगर हम आधा कर देंगे तो फोकस हो जाएगा। तो यह जो है से दोनों अनंत होता है। कैसे होता है इसको हम समझाएं। और इसका पावर जो है से क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से जो है, और इसको ध्यान रखिएगा कि दो समतल दर्पण के बीच का कोण अगर थीटा है और प्रतिबिंब की संख्या निकालना है, तो एक बार हम फिर बोल रहे हैं कि 360 में थीटा से जो है से भाग देना है। और 360 में थीटा से भाग देना है, और भाग देने के बाद जो है से 3 स्थिति उत्पन्न हो सकता है। या तो सम संख्या आ सकता है, या विषम संख्या आ सकता है, या कोई फ्रैक्शन आ सकता है। अगर विषम संख्या आ गया तो वही आंसर आएगा। जैसे दो दर्पण जो है से के बीच का कोण अगर 72 डिग्री है, तो 360 में देखिए 72 से भाग दिए, तो इसका आ गया 5 आ गया, तो 5 बार भाग लग गया। अब 5 आपका विषम संख्या है, तो 5 को प्रतिबिंब बनेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लिया कि दो दर्पण, देखिए एक ई दर्पण था और एक ही दर्पण था, दोनों के बीच का कोण अगर 90 डिग्री है और 90 डिग्री है, उसके बीच एक वस्तु लाई जाती है, तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो प्रतिबिंब के लिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 360 में थीटा से भाग दीजिएगा। तो 360 में देखिए 90 से भाग दिए हैं, जो 4 बार लग गया, 9 चौका 36 4, जो सम संख्या आ गया। हम आपको बताए हैं कि जब सम संख्या आ जाए तो सम संख्या उत्तर नहीं होगा। तो जब सम आ गया तो देखिए दिस इम्प्लाइज लिख दिए, 4 - 1 3 लिख दिया, यानी 3 उत्तर होगा, यानी प्रतिबिंब 3 ठो बनेगा। नहीं होगा तो आप देख सकते हैं 2 आईना लीजिएगा, और 2 आईना को, एक आईना जो है से ऐसे लीजिएगा और दूसरा आईना को ऐसे सटा दीजिएगा। तो देखिए 90 डिग्री हो गया। इसके बीच एक वस्तु आप लाइएगा, इसके बाद ऐसे प्रतिबिंब आप देखिएगा, आप स्पष्ट देखिएगा कि 3 प्रतिबिंब बनेगा। इसको प्रैक्टिकल आप नहीं होगा तो कर ही लीजिएगा, 2 आईना आपके पास होगा। अब देखिए मान लिया कि 180 डिग्री पर अगर दो समतल दर्पण झुका हुआ है, उसके बीच एक वस्तु लाई जाती है, तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखिए 360 में 180 से भाग दिए हैं, 2 सम संख्या आ गया। तो 2 सम संख्या आ गया तो 2 तो आंसर नहीं होगा। हम आपको बता रहे हैं कि जब भी आंसर होगा तो वह आपका विषम होगा। एक घटा देना है, जोड़ करके विषम नहीं लाइएगा, घटा करके विषम लाना है। तो 2 में से 1 घटा दिए, 1 प्रतिबिंब बनेगा। देखिए इसको प्रैक्टिकल कर देते हैं। मान लिया कि यह जो है से एक समतल दर्पण है और एक और समतल दर्पण ही है, और देखिए बीच का कोण 180 डिग्री है। इसका मतलब कि दोनों समतल दर्पण को तो ऐसे ही ना सटाए हैं। तो देखिए 180 डिग्री है, इसके बीच एक वस्तु आप लाइए, तो ऐसे लाइए, तो इसका तो प्रतिबिंब एक ही गुण बनेगा। तो देखिए 1 प्रतिबिंब आंसर आया है। अब इसके बाद जो है से क्या है कि अगर मान लिया कि दो समतल दर्पण के बीच का कोण अगर 60 डिग्री है, मान लिया ऐसे है, तो 60 डिग्री बीच के कोण है, अगर उसके बीच एक वस्तु लाई जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखिए अगर 60 डिग्री है तो 360 में आप 60 से भाग दीजिए, यानी थीटा से भाग दीजिए। हम तो आपको सिर्फ एक ही फार्मूला बताए हैं कि 360 में थीटा से भाग देना है। 360 में 60 से भाग दीजिए, 6 आ गया, यह सम संख्या आ गया। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि सम संख्या आंसर नहीं होगा, जब भी होगा तो विषम संख्या आंसर होगा। तो यह जो है से क्या आ जाएगा, यह आपको जो है से 6 आ गया, तो 6 - 1 5 आंसर होगा। 72 डिग्री में 5 आ गया था। एक स्थिति, एक कोण और आप लीजिएगा, इसमें हम नहीं लिए हैं। एक ऐसा अंक लीजिएगा जिसमें हम अगर 360 में उससे अगर हम भाग दे रहे हैं तो फ्रैक्शन आ जा रहा है, पॉइंट में आ जा रहा है। तो अगर पॉइंट में आ जाएगा तो इसका मतलब है कि दशमलव के पहले वाला जो अंक होगा, जैसे मान लिया कि आ गया कि 4.23 ऐसे आ गया, तो इसका आंसर 4 होगा। तो अब कहिएगा कि 4 तो सम संख्या है, तो यहाँ पर सम चलेगा, सम संख्या आंसर हो जाएगा। यानी फ्रैक्शन आ जाने पर जो है से जो पूर्णांक रहेगा, यानी दशमलव के पहले वाला अंक रहेगा, वही आपका आंसर होगा, और वह सम या विषम कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है से इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यह जो है से क्वेश्चन 90 डिग्री वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि मान लिया कि आप जो है से एक एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश कर रहे हैं, एक एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश कर रहे हैं, और उसके बाद जो उसका दीवार जो है से क्या है कि दर्पण है, यानी शीशा का बना हुआ है, उसका छत जो था वह भी शीशा का था। तो इस तरह से अगर आप ऐसे प्रवेश कर रहे हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखिए
यह जो है से मान लिया कि आपको जो है से शीशा का था, आज छत भी शीशा का था, तो इधर 90 डिग्री पर आ गया था, 90 डिग्री पर आ गया तो देखिए 90 डिग्री पर आने के बाद 4 आया तो इसका 3 प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से यह पूछा हुआ था आपको। तो इस तरह से जो है से पूछा जाता है। और फ्रैक्शन वाला भी ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन अगर आ जाए, माने पूरा पूरी नहीं कटे, तो उसके बाद सम या विषम जो है से कुछ भी आए तो वह आंसर सम आंसर भी चलेगा और विषम आंसर भी चलेगा। लेकिन अगर पूरा पूरी कट जाता है तो सम आंसर, सम संख्या आ गए अगर आ जाए, इवेन नंबर आ जाए तो वह आंसर नहीं होगा, हमेशा जो है से आपका क्या आ जाएगा, विषम आंसर होगा। विषम यानी ऑड में आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 4 आया था तो 3 आंसर ले आए हैं, 2 आया था तो 1 आंसर ले आए, 6 आया था तो 5 ले आए। लेकिन यहाँ पर 72 डिग्री लिखे थे तो ये 5 ही आ गया था, यानी विषम आ गया था। तो विषम आ जाने के बाद यह जो है से 5 ही आंसर इसका हो गया। हाँ, तो देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि 2 समतल दर्पण के बीच का कोण जो है से 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो प्रतिबिंब की संख्या आपको निकालना है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो n बराबर हम क्या बताए हैं, तो फार्मूला तो मात्र एक ठो बताए हैं कि 360 में थीटा से भाग दे दीजिएगा। तो 360 में जो है से अब क्या है कि 80 से भाग दीजिए, तो देखिए 0 से 0 कट गया तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो 4 पॉइंट इधर आएगा। तो इसका आंसर क्या लिखना है, 4। तो यह है आपका जो है सम संख्या है, फिर भी यही आंसर आपका हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम बताए थे कि अगर मान लिया कि फ्रैक्शन आ जाए 4 दशमलव कुछ आ गया तो पॉइंट के इधर वाला हटा दीजिएगा, और इधर जो बचेगा, जो पूर्णांक बच रहा है वह सम संख्या है या विषम है, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा पूरा कट जाता है तो पूरा कट जाता है तो इसका मतलब है कि सम संख्या अगर आएगा तो वह आंसर नहीं होगा, उससे 1 घटा दीजिएगा। और अगर विषम आ जाएगा तो वह आंसर आपका होगा। तो और बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, लेकिन एक ये एग्जाम्पल ले लिए कि जो फ्रैक्शन आ गया, भिन्नांक आ गया, तो भिन्नांक अगर आ जाएगा तो सम या विषम कुछ भी आंसर हो सकता है, लेकिन ऐसे जो है तो सिर्फ विषम संख्या आंसर आएगा। अब देखिए एक साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी बता रहे हैं। तो चिन्ह परिपाटी लेंस और दर्पण दोनों के लिए बता रहे हैं। ऐसे आप बुक पढ़िएगा तो बहुत सा दिया हुआ रहेगा कि प्रकाश जिस दिशा से आ रही है उसके विपरीत दिशा में ऐसे करके दिया हुआ आपको रहेगा। देखिए मोटा मोटी जो है से बात एक ही समझना है, एक लाइन खाली याद रखिए, आपको साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी जो है से क्लियर हो जाएगा। दर्पण हो या लेंस, दर्पण हो या लेंस के सामने की दूरी जो रहेगा वह ऋणात्मक रहेगा और पीछे की दूरी जो रहेगा वह धनात्मक रहेगा। दर्पण या लेंस के सामने की दूरियां ऋणात्मक होती है और पीछे की दूरियां धनात्मक होती है। अब आपको लग रहा होगा कि दर्पण या लेंस का सामने किसे कहते हैं, तो दर्पण या लेंस का सामने उसे कहते हैं जिधर वस्तु रखा जाता है। जिधर वस्तु को रखा जाता है उसे सामने कहते हैं, और उसके विपरीत वाला पीछे हो गया। तो देखिए मान लिया कि यह जो है से देखिए अवतल दर्पण है, यह आपका जो है से अवतल दर्पण है या अभिसारी दर्पण इसको कहा जाता है। अगर अवतल दर्पण कहिएगा तो कनकेव मिरर, अभिसारी कहिएगा तो कन्वर्जिंग मिरर है। तो इसमें देखिए यह जो है से अवतल दर्पण है, तो यह तो क्लियर है कि यह इस गोला का अंश होगा। देखिए ऐसे ऐसे अगर कल्पना करें तो इसी गोला का ये अंश होगा। तो जब इस गोला का अंश है तो इसका त्रिज्या जो है से तो इधर आएगा, तो त्रिज्या इधर आ गया। तो अब बताइए दर्पण के सामने है या पीछे है। तो हम आपको कहे थे कि जिधर वस्तु रखा जाए उसे दर्पण या लेंस का सामने कहते हैं और उसके विपरीत वाला जो है से पीछे। तो वस्तु तो आखिर इधरे रखिएगा। तब देखिए यह जो है से क्या है कि सामने आ गया। अच्छा, यह इधर जो है से आपका त्रिज्या इधरे आएगा, फोकस दूरी इधरे आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि एफ यानी फोकस दूरी, यू का मतलब कि वस्तु दूरी ऑब्जेक्ट लेंस, और आर का मतलब है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या, तो यह जो है से अवतल दर्पण है, तो यह अवतल दर्पण जो है से इस गोला का अंश है। जब इस गोला का अंश है तो इसका सेंटर तो इधर पड़ेगा। जब सेंटर इधर पड़ेगा तो इसका मतलब कि त्रिज्या तो इधरे होगा, ये वाला त्रिज्या होगा, इधरे फोकस दूरी आएगा, वस्तु भी इधरे रखिएगा। तो यह सब वस्तु दूरी हो गया, त्रिज्या हो गया,
इसकी फोकस दूरी हो गया, यह सब दर्पण के सामने आ गया। तो चिन्ह परिपाटी आपका कहता है, चिन्ह परिपाटी आपको ध्यान रखना है। चिन्ह परिपाटी आपको ध्यान नहीं रहेगा तो एक भी न्यूमेरिकल हिसाब से नहीं बनेगा। हम क्या बता रहे हैं, दर्पण या लेंस के सामने की दूरियां ऋणात्मक होती है और उसके पीछे की दूरियां धनात्मक होती है। अगर यह जो है से ध्यान नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल सब गलत हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर एफ है यानी फोकस दूरी जो इधर आ रहा है, आर है इधरे आ रहा है त्रिज्या, यू है तो यू तो वस्तु तो हमेशा सामने रखेंगे तो इधरे है। तो यह जो है से क्या हो जाएगा, इस सब दर्पण के सामने पड़ रहा है, इसलिए इस सब दूरी को जो है से अगर न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ रहेगा तो इस दूरी को आपको जो है से निगेटिव लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए, आपको क्या लिख दिए हैं कि निगेटिव लिख दिए हैं। देखिए निगेटिव ही सब दूरी को लेना है। अगर 10 सेंटीमीटर दिए हुए हैं तो -10 लीजिएगा। अब देखिए एक उत्तल दर्पण का हम केस ले रहे हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अगर उत्तल दर्पण कहिएगा तो अंग्रेजी बोलिएगा कन्वेक्स मिरर, अगर अपसारी दर्पण कहिएगा तो बोलिएगा डाइवर्जिंग मिरर। तो देखिए इसका एफ और आर के बारे में बता रहे हैं, फिर यू के बारे में जानिए, ये सब जानिए कि निगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस दर्पण के बारे में आइए, देखिए इसका इधर पोर्शन जो है सिल्वर्ड किया हुआ है यानी रजतीत किया हुआ है। तो रजतीत किया हुआ है तो अगर मान लिया कि इस दर्पण को जो है से यूज अगर करना है तो क्लियर है कि वस्तु इधर रखिएगा, आगे रखिएगा। अगर इधर रखिएगा तो डार्क में वस्तु रखिएगा तो कोई आपका काम तो होने वाला नहीं है। तो हम कहे हैं कि दर्पण या लेंस जो है का आगे उसको कहते हैं जिधर वस्तु रखा जाता है। तो वस्तु तो इधर रखिएगा, तो वस्तु इधर रखिएगा। तो एक बात क्लियर कट जो है से याद रखिए कि दर्पण रहे या लेंस रहे, वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होता है। तो देखिए निगेटिव लिख दिए हैं, प्लस माइनस भी का मतलब निगेटिव है। और देखिए यहाँ पर भी यू आपका निगेटिव था। अब जो है सी एफ और आर के बारे में ज़रा सा चर्चा कर रहे हैं। यह जो उत्तल दर्पण है अब इसको कल्पना कीजिए कि यह किस गोला का अंश होगा। तो देखिए वास्तव में यह इस गोला का अंश होगा। देखिए कल्पना कर रहे हैं कि वास्तव में तो इसी गोला का अंश होगा। तो जब इस गोला का अंश होगा तो इसका सेंटर वगैरह जो है, सेंटर तो इधरे पड़ जाएगा। तो सेंटर इधर पड़ेगा तो त्रिज्या तो इधरे पड़ गया, फोकस दूरी भी आपका इधरे पड़ गया। तो यह आपको आप समझिए कि यह पीछे आ गया या आगे आ गया। तो यह तक पीछे आ गया, क्योंकि हम जो है से कहे थे कि दर्पण या लेंस का सामने उसको कहते हैं जिधर वस्तु रखा जाता है। तो वस्तु तो इधर रखा हुआ है, वस्तु अगर इधर रखिएगा तब तो डार्क में आ गया, डार्क में आ गया कोई काम नहीं होगा। तो आर एफ जो है से इसका क्या आ गया, पीछे आ गया। तो देखिए एफ और आर, एफ का मतलब कि फोकस दूरी और आर का मतलब वक्रता त्रिज्या। तो यह आपको आ गया दर्पण के पीछे आ गया। तो दर्पण के पीछे की दूरी हम आपको क्या बताए हैं, दर्पण के पीछे की दूरी हम पॉजिटिव बताए हैं। देखिए दर्पण या लेंस के सामने की दूरी को ऋणात्मक बताए हैं और पीछे की दूरी को धनात्मक बताए हैं। तो इसको जो है से आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझिए आवर्धन के बारे में। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन कुछ नहीं है, यह एक रेशियो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। यानी प्रतिबिंब इमेज का जो हाइट है और क्या है कि ऑब्जेक्ट का हाइट है, इसका रेशियो जो है से आवर्धन कहलाता है। अब आवर्धन में देखिए क्या है कि मान लिया कि यह है आपका ऑब्जेक्ट है, वो लिख दिए हैं ऑब्जेक्ट है, और यह है आपका क्या है कि इमेज है, प्रतिबिंब है। तो वस्तु दूरी को हमेशा पॉजिटिव आपको लेना है, वस्तु दूरी को हमेशा पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव कभी नहीं लेना है। तो वस्तु दूरी h1 मान ली है, प्रतिबिंब दूरी को हम h2 मान रहे हैं। तो प्रतिबिंब दूरी h2 मान रहे हैं, तो वस्तु अगर यह है तो इसका प्रतिबिंब सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है। मान लिया कि इसका इमेज सीधा बन गया, तो अगर सीधा अगर प्रतिबिंब बन गया तो सीधा प्रतिबिंब बन गया, तब प्रतिबिंब के ऊंचाई को भी जो है से प्लस में लेना है। तो क्या आ जाएगा आपको h2 बाई h1। तो h2 आपको प्लस में लेना है, h1 भी आपको क्या है, h1 तो हमेशा प्लस में लेना है, यानी कि वस्तु दूरी हमेशा प्लस में लेना है। अब प्रतिबिंब दूरी प्लस में इसलिए लिए चूँकि यह जो है सीधा बना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर प्लस में आएगा। यानी कहने का मतलब है कि अब ध्यान रखना है कि अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है तो आवर्धन पॉजिटिव होगा। यह आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है तो आवर्धन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो क्या होगा कि पॉजिटिव होगा। अच्छा एक केस ऐसा लिए है, h1 है या वस्तु है, ऑब्जेक्ट है,
और इसका इमेज जो है से यहाँ बना है, तो इमेज जो है से देखिए उल्टा बन गया। तो अगर इमेज उल्टा बन जाए तो इसके ऊंचाई को जो है से नेगेटिव में लेना है। तो प्रतिबिंब के ऊंचाई बाई वस्तु के ऊंचाई, तो -h2 अब बाई क्या लीजिएगा h1, तो आंसर तो इसका कौन सी में आएगा, निगेटिव में आएगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लिया कि प्रतिबिंब जो है से अगर निगेटिव में, अगर प्रतिबिंब जो है से उल्टा बनता है तो उल्टा बनता है तो उसका आवर्धन निगेटिव में होगा। अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है तो उसका आवर्धन पॉजिटिव में होगा। तो प्रतिबिंब सीधा अगर बन रहा है तो यह जो है से आभासी होगा। प्रतिबिंब सीधा, तभी प्रतिबिंब अगर सीधा बन रहा है तो वह जो है से आभासी उसको कहा जाता है, वर्चुअल कहा जाता है, इमेजिनरी कहा जाता है। अगर मान लिया कि उल्टा बन रहा है तो उल्टा बन रहा है तो प्रतिबिंब आपका क्या बन रहा है, रियल बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो इसको जो है से ध्यान में इतना बात को रखना है कि इसको पॉजिटिव कहेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, ध्यान रखना है। तो आज बस इतना ही, और इसी के साथ जो है से मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।